बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम बहलिका टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाज तोई। अॼु असांखे ख़बर आहे कि इजराइल जा हमला वधंदा पिया वञनि। हिन महिल बि फ़लस्तीन गज़ा में रोज़ 50 खां 100 माण्हू शहीद पिया थियनि। उते मानी खाइण लाइ आहे कोन ऐं जिथे बि मानी विरहाइजी थी वञे उते माण्हू जमा था थी वञनि ऐं पोइ पंहिंजी फायरिंग खोलनि था। हुनजे अलावा इजराइल जा हमला ईरान ते बि जारी आहिनि। ईरान जा हमला बि इजराइल ते जारी आहिनि ऐं जंग हिन महिल पंहिंजे पीक ते पहुची चुकी आहे। ऐं मां सम्झां थो कि हाणे अचण वारा 2 खां 3 ॾींहं वॾा ज़रूरी आहिनि, छो जे करे असांखे ख़बर आहे OIC जो इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा जी सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास ऐं ईरानी सदर इराक़ची जो हुन में शरीक थियणु यकीनन हिन ॻाल्हि जी वज़ाहत करे थो कि हिन महिल निगोसिएशंस हलनि पियूं, डायलॉग हले पियो, हर को हिक ॿिए सां राब्ते में आहे। इहा जंग वधंदी त ख़तरो वधंदो, छो जे करे मां 2-3 ॾींहंनि खां इहा ॻाल्हि पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाइण जी कोशिशि पियो कयां त डोनाल्ड ट्रंप हुजे, नेतन्याहू हुजे, नरेंद्र सिंह मोदी हुजे, आहिनि 3 शक्लूं, नाला 3, मुल्क 3 अलॻि अलॻि, पर नज़रियो हिकिड़ो आहे, मिशन हिकिड़ो आहे, टारगेट हिकिड़ो आहे। ऐं इज़राइल ऐं अमेरिका जी दोस्ती त तमामु पुराणी आहे। ऐं मां तव्हांखे कल्ह जे प्रोग्राम में ॿुधायो कि जेका बंदरगाह पोर्ट इज़राइल में आहे ऐं जेको ईरान में आहे, ॿई इंडिया जा आहिनि, जंहिं साबित थो थी वञे कि का शइ त आहे। माफ़ कजो। हिन महिल जेका डेटा मां तव्हां साम्हूं शेयर करणु लॻियो आहियां, नेतन्याहू काफ़ी वक़्त सां मशरिक़ वुस्ता मिडिल ईस्ट जो मैप चेंज करण जी ॻाल्हियूं पियो करे। ऐं असांखे ख़बर आहे कि हो केतिरा ई मुस्लमान मुल्क हुजनि, कुवैत सां जंग विड़ी चुकियो आहे, इराक़ सां जंग विड़ी चुकियो आहे, अरब वॉर थी चुकी आहे ऐं इज़राइल फ़लस्तीन खे तबाह बर्बाद करे छॾियो आहे। पर इज़राइल जो जेको पार्टनर आहे अमेरिका, हुनजी घणी आर्मी अॼु मिडिल ईस्ट में मौजूदु आहे। जेको डेटा साम्हूं आया हुनजे मुताबिक़ त 51,000 खां मथे सिपाही हिन महिल अमेरिका जा मिडिल ईस्ट में 19 डिफरेंट साइट्स ते मौजूदु आहिनि, जंहिंमें सऊदी अरेबिया आहे, जंहिंमें मुत्तहिदा अरब अमारात आहे, जंहिंमें कतर आहे, जंहिंमें जॉर्डन आहे, जंहिंमें सीरिया आहे, जंहिंमें इजिप्ट आहे, बहरेन आहे। ऐं यकीन असांखे सोचणु घुरिजे कि अगर यह जंग वधी तो किथे वेंदी ॻाल्हि। खैर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, मैं काफ़ी वक्त से ये बयानियाँ दे रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को ये रियलाइज़ करा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप हो, मोदी हो या नेतन्याहू हो, हैं ये एक ही टीम का हिस्सा। आज हम जानते हैं कि जो ड्रोन्स ईरान के हैं उसको गिराने में अमेरिकन पायलट्स मसरूफ़ हैं इजराइल के साथ, और हम ये जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका ये फैसला कर रहा है कि क्या वो इस जंग में अटैक भी करे अपने पायलट से कि नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रंप हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत स्मार्ट इंसान है। मैं एग्री करता हूँ उनसे, बिल्कुल है। लेकिन जब वो नरेंद्र सिंह मोदी के बारे में बात करते हैं, उनके लिए भी कहते हैं बहुत स्मार्ट इंसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स का मुजाहरा कर रहे हैं और ऑब्वियस हो जाता है कि वो अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये ट्राइका जो बन गया है, ये जंग जहां ब्रिगेडियर साहब पहुंच चुकी है, इसके असरात हम पाकिस्तान की सूबे बलोचिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं। 350 रुपये लीटर पेट्रोल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज असेंबली में ये कहा कि पाकिस्तान को ईरान के हक में खुलकर सामने आना चाहिए। स्पेशली अब देखें हम धमकियां भी कैसे दे रहे हैं कि खुमैनी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। योर व्यूज ऑन द होल सिचुएशन ब्रिगेडियर साहब? जहाँ तक आपने बात की अमेरिकन के इस जंग में शामिल होने की या उसके जहाजों की, तो वो तो पहले भी शामिल ही है। मतलब ये जितना हमला हुआ है, ये तमाम जो इजराइल ने पहले दिन हमला किया था, उस तमाम के ऊपर ऑपरेशनल रेडीनेस भी, ऑपरेशनल सपोर्ट भी, उनकी रिफ्यूलिंग भी, अपने एसेट जो उनके इराक में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है, उनको भी उन्होंने एक्टिवेट किया था। उनका गाइडेंस, कंट्रोल, तमाम निज़ाम जो है वो अमेरिकन ने ओरिएंटेट किया था, उन्होंने उसको आगे चलाया था, उन्होंने उसको भेजा था। तो अब ये जो चीजें हैं ये इस वक्त जो हो रही हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं कि अमेरिका तो ये फिर तो मैं कहूंगा सर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अमेरिका ने मोदी से करवाया होगा। नहीं, मैं फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस हिसाब से, मतलब क्योंकि अभी तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कराने के लिए तो मेरा ख्याल मोदी को अमेरिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक अजीत कुमार डेवलपमेंट आदमी है उसके कहने पे सर इस किस्म के तमाम नजरियों को ओरिएंटेट करता है। लेकिन ये जो टसल ये जो जारी है, ये भी जो इशू जो कुछ भी है,
इसके अंदर तो अमेरिका अभी से नहीं, आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाए ना, जब इजराइल ने पैलेस्टाइन पे हमला किया था, गजा पे हमला किया था, तो बाइडेन ने तो टीवी चैनल पे आके कितनी दफा कहा था। उसके बाद जो उनका अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और उनके जो अपना फॉरेन अपना जो अपने स्टेट वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कितनी दफा गए थे वहाँ पे इजराइल, और वहाँ पे उनको कितने कितने बिलियन डॉलर की एड प्रोवाइड की थी। बल्कि बरतानिया ने कितने सारे जहाज उठाए और भेज दिए भरे हुए असले से गजा के लोगों को मारने के लिए। तो ये तो एक है ही नेक्सस ज़ियोनिज्म। ये असल में बुनियादी चीज जो है ना, इसमें ज़ियोनिज्म है। ये ज़ियोनिस्ट का एक नेक्सस है जो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। अब आपने उस दहशतगर्दी के अंदर अभी हिंदुत्व भी शामिल हो गया, और हिंदुत्व है जिसको मोदी लीड करता है। तो ये जो एक ट्राइका बन गया है ट्रंप, ये अपना नेतन्याहू और मोदी का बुनियादी तौर पे, उसके अंदर चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर है तो वो हर जगह अपने अपने थोड़े थोड़े अपने हर जगह अपने जो चीजें हैं उसको स्प्रिंकल करता है। इसलिए कि आपने देखा उसने बड़ा कल जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उसने ईरान के खिलाफ जो बातें की वो आपको पता है। फिर आज जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी उसकी मुलाकात हुई है, उसने कहा कि जी वो ईरान को बहुत ज्यादा समझते हैं और हमारे ईरान के मसले पर भी आपस में बातचीत हुई है। फिर आपने जैसे खुद कहा कि उसने मोदी की भी तारीफ कर दी। तो वो एक और जो चीजें वो लेके चल रहा है, उसमें जो भी वो स्टेटमेंट देता है, आज तक उनमें से 80% स्टेटमेंट में वो खड़ा नजर नहीं आया। करेक्ट। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लगाया था, उसकी हेडिंग लगाई थी कि 150 डेज ऑफ ट्रम्प ऑन ग्लोबल पॉलिसी आर इन टैटर। यानी कोई वो चीज ग्लोबल पॉलिसी पे जो भी उसका नैरेटिव था वो तबाह बर्बाद हो गया, बिकॉज वो अपने वादा अपनी चीजों पे खड़ा नहीं। ब्रिगेडियर साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ब्रिगेडियर साहब ये है कि नेतन्याहू बहुत दफा एक नया नक्शा ला के दिखाता रहा है कि ये वो मिडिल ईस्ट का नया नक्शा है मशरिक वस्ता का जो मैं बनाना चाहता हूँ। अब अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स हैं सर, सऊदी अरेबिया में 2000, जॉर्डन में 3000, इजिप्ट में 6000, कोयत में 10,000, कतर में 10,000, यूएई में 5000, बहरीन में 4700, इराक में 2500, सीरिया में 900, तुर्किया में 1700, को 51,000 से जायद ट्रूप्स हैं सर। इसके अलावा यूएई की जो एयरबेस है वो यूज हो रही है, जहां पे 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ एयरक्राफ्ट 200 के करीब जहाज हैं, कतर में तकरीबन 100 के करीब जहाज हैं, बहरीन में यूएस नेवी फ्लीट कमांड कंट्रोल। ये जो मिडिल ईस्ट मशरिक वस्ता में अमेरिका ने अपनी फौजें फैलाई हुई हैं, क्यों फैलाई हुई हैं ब्रिगेडियर साहब? क्यों का मतलब तो आपको पता है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पर कोई इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे बेस नहीं करती है, वो हेजीमनी पे बेस करती है। वो कहता है कि मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो कनपट्टी पे कान रख के कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब इस हिसाब से उसने दुनिया को कंट्रोल करने का एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, और इसलिए उसने अपनी फौजी का, आपने देखा ना इसकी रिफ्लेक्शन आपने इराक में देखी कि सऊदी अरब में बेस बनाया, वहां से इराक के ऊपर हमला कर दिया। फिर आपने लिबिया को जिस तरह उन्होंने तबाह किया, सीरिया में देखिए जिस तरह रिजीम चेंज हुआ और अपने ही बंदे जुलानी को ला के वो बिठा दिया जो इसराइल का एक एजेंट है। तो जो नक्शा था उसके हिसाब से काम तो हो चुका है। आप सिर्फ बात कर रहे हैं इनके जो है एसेट्स हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में डिवाइड किए हुए हैं। अगर आप इवन अमेरिका नहीं बल्कि अगर आप इसराइल की कोलैबोरेट, उसका इसराइल का जो ट्रम्प का जो सन इन लॉ है उसकी अगर आप कोलैबोरेशन देखें अरब कंट्रीज के साथ, तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जो उन्होंने की है वो देख के हैरान रह जाएंगे कि ये तो सिर्फ आपने मिलिट्री बेसिस की बात की ना, लेकिन बुनियादी चीज जो है वो तो उनका उसके अंदर जो है वो पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उनका शामिल है। राइट सर। और उसमें जिस तरह वहां पे मुख्तलिफ यानी एक फॉर्म है एफिनिटी पार्टनर के नाम से, जिसको उन्होंने कहा है कि ये जो है ना ये इन्वेस्टमेंट लाएगी, गल्फ की इन्वेस्टमेंट लेके आएगी इसराइल में। और वो जो एफिनिटी पार्टनर है उसने $2 बिलियन जो है वो तो उसने अपना सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने लगाए हैं। लार्जेस्ट एक अपना शिपिंग कंपनी है शॉल्मो, और शॉल्मो वो कंपनी है जिसने मिलिट्री व्हीकल बनाए थे यूनिट 5101 के लिए, जिसने अल शफा अस्पताल को रेड किया था। तो वो तमाम के अंदर जो अगर आप स्टेज देखेंगे तो आपको उसके अंदर
इन ममालिक की स्टेक्स जो है वो नजर आएंगी। इस तरह एक फ्यूनिक्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, वो जो कुछ करती है वो आप जरा उसके ऊपर गौर कीजिएगा। एक थर्ड आई सिस्टम है, वो देखिएगा किस किस की कोलैबोरेशन से चल रहा है। तो बात यह है कि इसके अलावा उन्होंने कुशनर ने और इजराइल ने जो इन लोगों ने मिलकर जो इन ममालिक में जो अपनी इकोनॉमिक स्टेक लगाई है, तो वो उससे ज्यादा मजबूर है ये ममालिक जो है। जो इसीलिए आपने देखा कि जी अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ईरान, और ईरान एक मुल्क ऐसा है जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो जब इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो आप मुझे बताएं ना कि वो ट्रंप को किस तरह पसंद आएगा। बिल्कुल नेतन्याहू तो अपना आपने जैसे खुद कहा कि उसने तो एक प्लान पेश कर दिया है, लेकिन अब वो प्लान जो है वो जहां तक तो पहुंचना था वहां तो पहुंच गया, उससे आगे क्या वो ईरान ने जो उसको कंटेस्ट किया है, तो वो तमाम चीजें जो इन्होंने ट्रंप ने और नेतन्याहू ने सोची है शायद वो पूरी इस तरह ना हो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये भी तो नहीं है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान इतना फोर्सफुली जवाब देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात करेगा, तो अब इसमें रेजिस्टेंस तो आएगी। सर मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल यह है कि ईरान को धमकी मिल रही है इजराइल से कि हम खामनाई को टारगेट करके आपके सुप्रीम लीडर को मार देंगे। चाइना और रशिया के लीडर्स में जी जिनपिंग और पुतिन में आज टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, ईरान को डिस्कस किया गया है। वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त ईरान को डिस्कस कर रहे हैं। OIC का हंगामी इजलास, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास, ईरानी सदर इराक़ची शरीक हो रहे हैं। यकीनन एक्सपेक्ट तो ट्रंप ने भी कहा था कि यह हफ्ता इंपॉर्टेंट है, अगला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है। आपकी नज़र में इस वीकेंड पे इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? ये जो लीडर्स मिल रहे हैं किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे? कोई इजराइल को रोक पाएगा? क्योंकि यकीनन सब इस जंग को रोकना चाहते हैं। सर कला साहब, मैं और आप तो उम्मीद कर सकते हैं ना। जी सर। अब उम्मीद तो ये है कि इन लीडर्स को रियलाइज हो कि ये खत जंग जो है ये स्पार्क कर सकती है एक वाइडर जंग में, और इसका अदराक जो है वो सिर्फ इन लीडर्स को नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के उन ममालिक को होना चाहिए जिनके डोर स्टेप पे जंग पहुंच चुकी है। आज तो वो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन आप नेतन्याहू और उसकी ज़ियोनिस्ट बिलीवर का जो है वो यकीन नहीं कर सकते हैं। कोई पता नहीं कि वो उन्होंने अगला उनका टारगेट, आपने खुद ही कहा कि उसने एक नक्शा दिखाया है तो देख लीजिएगा उस नक्शे में कौन कौन से ममालिक शामिल थे, तो उसने उन तमाम ममालिक को टारगेट कर दें। उन तमाम, तो ये जो जंग है ये सिर्फ इजराइल, चाइना और रशिया की तरफ नहीं बल्कि ये उन मिडिल ईस्ट के उन ममालिक के अंदर भी जाएगी जो इसकी पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं, जो पर्शियन गल्फ की पेरिफेरी पे बैठे हैं, जो कैस्पियन सी की पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं। तो आज अगर वो ये रियलाइज नहीं करेंगे कि इस वक्त इस जालिम जो भेड़िया है और ये जो मॉन्स्टर है इसको कंट्रोल करना जरूरी है और इसके खिलाफ कोई पॉलिसी बनाना जरूरी है। मिनहतुल मुसलमान, या आपने एक ब्लॉक की सूरत में आप अगर मुसलमानों का लफ्ज निकाल भी दें तो चाइना और रशिया के साथ मिलके और बाकी ममालिक जिनकी सिक्योरिटी का मसला है उनको एक ब्लॉक बनाना जरूरी है। तो तभी आपको एक ऐसी कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस नजर आएगी जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि जी चीजें जो है वो अपना कंट्रोल होती, अपना जो है वो बेहतर तरीके से मर्ज होंगी। सर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारी वॉरफेयर स्ट्रेटजी के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूं। मौलाना साहब कहते हैं कि हमारी मुल्क की दाखिली सूरत हाल में भी हम डिफेंसिव दिफाई पोजीशन में रहते हैं और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में ही हैं। उनका ये कहना था कि ईरान इजराइल को जवाब दे तो उसके हाथ रोके जाते हैं, पाकिस्तान भारत को जवाब दे तो उसके हाथ रोके जाते हैं, वो मुसलमानों का कत्लेआम नस्ल कुशी करे उसके हाथ कोई नहीं रोकता, पाकिस्तान को खुलकर ईरान का साथ देना चाहिए। डू यू अग्री ब्रिगेडियर साहब? मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जी मुसलमानों के खिलाफ कोई हाथ उठता है तो उसको कोई नहीं रोकता, और ये आपने देख लिया, म्यांमार में देख लिया, आपने ये अपना गजा में देख लिया, 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया। आप छोड़े मुसलमान, तो मुसलमानों के खिलाफ कोई और क्या उठेगा? मुसलमानों को जुल्म होता है तो मुसलमान ममालिक नहीं उठते। तो ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप मुसलमान जो है ना सिर्फ पाकिस्तान, दिफाई पोजीशन वाली बात सर, मुसलमान ममालिक अपने जाती बादशाहत के इंटरेस्ट की वजह से, अपने जाती इंटरेस्ट की वजह से, अपने पैसे की इंटरेस्ट की वजह से, अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से, आपको पता है कितने कितने एक्सपेंसिव जो है वो जहाज देते हैं
और अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपने बादशाह को बचाने के लिए वो अपने मुल्क को भी बेच देते हैं और अपने बिलीफ को भी बेच देते हैं। ये बात, यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को खुल के साथ देना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान ने खुल के ही साथ दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग किसने कॉल की थी? पाकिस्तान ने ही कॉल की थी ना। तो वो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी दुनिया ने देखी है। अब इस वक्त जंग जो है वो ईरान और इजराइल के दरमियान है, और ईरान के अपने बॉर्डर्स हैं। तो ईरान उस चीज का जो जवाब दे रहा है, उसमें पाकिस्तान वहां जाके मिसाइल तो नहीं चला सकता ईरान में बैठ के। ईरान के पास अपनी जो कैपेबिलिटी, या पाकिस्तान ये तो नहीं करती है, तो किस तरह सूट नहीं करेगा कि आप अपने जहाज भेज दें और वहां पे ईरान के तेहरान एयरपोर्ट से उड़े और जाके इसराइल को। ये तो किसी तरह मतलब है उस चीज, उस दायरा कार में फिट नहीं होता, जिसको आप सॉवरेनिटी कहते हैं। तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, और मैंने जैसे अब बताया, अगर कोई ब्लॉक बने तो उसकी सूरत में पाकिस्तान को पूरी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ ये जरूर कहूंगा कि हमें अमेरिकन प्रेशर के अंडर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अमेरिकन जो है वो तो अब ईरान को के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं ना। तो अगर वो ईरान के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं तो वो कोई डिमांड पाकिस्तान को भी दे सकते हैं। जैसे जब उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया था और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया था 9/11 वाला, खुद ही करा के, खुद ही अपना टावर तबाह करके, तो फिर दुनिया को तबाह बर्बाद करने, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने आगे थे। तो उसके बेस कर, और कोई उसमें पायलट शामिल नहीं थे। ये तमाम मुस्तैद का CIA का ऑपरेशन था, और अमेरिका ने खुद कराया था, और बुश को पता था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी को पता था ना, जब वो मशरक़ वस्ता हुआ सऊदी अरब गया और वहां जाकर उसने ड्रामा रचाया कि जो पहलगाम में अटैक हो गया तो मैं डिनर कैंसिल करके जा रहा हूँ। उसको उस दहशतगर्द को पता था, उस मसलनी के बच्चे को पता था कि वहां पे ये पहलगाम में अजीत कुमार डेविल ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया है, क्योंकि उससे 3 दिन पहले अमित शाह से वहां से 3 सिक्योरिटी लेयर जो थी वो हटा दी थी। तो ये जो चीजें हैं इसमें अब जो नेतन्याहू है उसने भी यही ड्रामा किया। तो अब इस चीज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो उसने तमाम चीजें जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल भी बयान की, और मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे बयान आ रहे हैं, फिलहाल हमें उसी सपोर्ट को लेके चलना है। बिल्कुल ठीक। सर, वैसे फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, वो 1 घंटे की मुलाकात शेड्यूल्ड थी, 2 घंटे तक जारी रही। बहुत खुशगवार मुलाकात बताया गया हुई। उसका एक खबर भी जारी की गई, एलामिया भी आया उसके बारे में। मेरी ये नाकिस राय है सर, एंड यू कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री विद मी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर ईरान इजराइल जंग के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा जाएगा, बताया जाएगा कि डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन हुई सूरत हाल के ऊपर, लेकिन उसके बारे में बस थोड़ी सी ब्रीफ दी गई थी कि पाकिस्तान इन हालात से खुश नहीं है। योर व्यूज ऑन इट, डू यू एग्री विद मी सर? मेरा ख्याल है उसके बारे में ज्यादा बताया जाना नहीं था, क्योंकि ये मुलाकात किसी मीडिया ने तो कवर की नहीं है। जी हाँ सर, तस्वीर भी नहीं आई। क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो ईरान के ऊपर मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर जर्नी जरूर बात हुई होगी, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपना स्टांस भी जरूर कन्वे किया होगा। अब इसके बाद आगे क्या बातचीत हुई, अमेरिकन ने क्या कहा है, या अमेरिकन ने अपनी तरफ से ऐसी क्या चीजें पेश की हैं, ये तो एक हम गैस वर्क पे ही क्या जा सकते हैं। इसके ऊपर कोई हतमी राय तो देना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल, क्या ये रजा पहलवी की औलादों को जो इजराइल वापस लाना चाहता है, क्योंकि आज वली अहद रजा पहलवी की यहूदियों के मुकद्दस मकाम दीवार गिरिया के दौरे की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी देखी गई, डू यू थिंक ये अपना ये टारगेट अचीव कर पाएंगे सर? वो आएगा तो मारा जाएगा। क्या वो आएगा, जिस दिन वो आएगा उसके थोड़े दिनों बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने अपना पूरा थीसिस जो है वो बेस्ड किया था रजीम चेंज पे जी, और उसके अंदर उन्होंने जो जितने मुसायद किए, अब तो खबरें सारी आ गई ना, जो मुसायद के लोग इंडक्ट किए थे, जिन्होंने इंटरनल कोलैबोरेटर्स कायम किए और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मूवमेंट कायम करके, और वो लोग फिर वो ईरानियन लोगों से अपील कर रहा था और ये कह रहा था कि जी हम तो आपको छुड़ा रहे हैं, तो आप खड़े हो जाए हुकूमत के खिलाफ। तो क्या लोग हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए? लोग तो पकड़ के उनको फांसियां चढ़ा रहे हैं जो एजेंट थे मुसायद के। तो इसका मतलब है कि ईरान के अंदर वो नेशनलिज्म मौजूद है, और जब पहलवी की इसकी जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जब ये ईरान के लोगों को तक पहुंचेगी तो इस पे थूकने से भी इनकार कर देंगे। तो वो आएगा तो फना फिल्ला हो जाएगा। आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, हमारे सेनेटर है अफनान उल्लाह साहब,
उन्होंने सेनेट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें बताया गया है कि 2500 ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे हैं जो डुअल नेशनल हैं और उनको डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा कि ईरान के अंदर जो मुखबरी की इजराइल को, वो मोसाद के एजेंट्स वो भी इसी तरह ईरान में घुसते थे, इसी तरह वो कार्रवाइयाँ वहाँ करते थे। और उनको ये शक है अफनानुल्लाह साहब को कि ये ड्यूल नेशनल्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मोसाद या इजराइल के एजेंट्स हो और हमारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचा रहे हो, लोकेशंस उन तक पहुँचा रहे हो। आपकी इस पर राय सर? हो सकता है जो ड्यूल नेशनल होना सिर्फ इस बात की गुंजाइश नहीं है, ओके, कोई मोसाद का या उसका एजेंट होगा जी, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनलिटी जो है वो तो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए किसी की भी। मैं सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, चाहे वो अदारों में हैं चाहे वो किसी चीज में हैं, उनके ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ड्यूल नेशनलिटी के बारे में। लेकिन हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी ड्यूल नेशनल है, उनके बारे में फिर हम क्या कहेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो ड्यूल नेशनलिटी का कानून है उसकी एक क्लॉज ये जरूर होनी चाहिए। मुझे पता नहीं वो है या नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं किसी भी अदारे में, अब आपका, और खास तौर पे ऐसे लोग जो सेंसिटिव अदारों में बैठे होते हैं, उनको तो ड्यूल नेशनलिटी आपको अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। अब ये कहना सारे कि पॉसिबिलिटी है, नहीं भी है, ये तो जिस तक आपको याद है कि एक जो उसामा बिन लादेन की मुखबरी किसने की थी और क्या तरीका कार चला था, उसमें एक हमारा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आदमी का वो भी शामिल था। वो पाकिस्तान में बड़े इम्पोर्टेंट, बड़े सेंसिटिव अदारों में भी रहा, तो हमें पता नहीं चल सका, वो भाग के चला गया, फिर अमेरिका चला गया। तो बात ये है कि बात तो ठीक है, तो इनकी अगर ऐसे लोग हैं तो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। और दूसरा है कि गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर आप ड्यूल नेशनलिटी रखेंगे तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सर्व द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और आपको उससे रिटायर कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा कानून बने और बनना चाहिए मेरे ख्याल में। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, वक्त हुआ करीब ब्रेक, जो ब्रेक हम प्रोग्राम रखते हैं बधाई से कितने मंजो विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आवाज टीवी। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का फैसला आया है जिसे कहा जाता है जजेस ट्रांसफर केस, और उस फैसले में बहुत सारे इंकशाफात, बहुत सारी आम बातें हुई हैं। गुफ्तगू करेंगे उस केस के ऊपर और पीटीआई के हालात के ऊपर। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नकवी साहब, मैं एक दास्तान है 5 जजों की, जिन 5 जजों ने सर ख़त लिखा था कि हमें हिरासा किया जा रहा है, और उनके चीफ जस्टिस ने और उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मदद न कर पाए, कुछ ना किया उनको रिलीफ देने के लिए। फिर उन 5 जजों ने आईनी बेंच के सामने दरख्वास्त लगाई कि हमारी सीनियरिटी ख़त्म कर दी गई है और यकीनन हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये गलत काम, गैर आईनी काम है, गैर कानूनी काम है। आज 5 जजों में से 3 जजों ने इत्तफाक किया, उन 5 जजों के साथ जिन्होंने दरख्वास्त लगाई थी आईनी बेंच के, और 2 जजों ने इत्तफाक किया कि ये सही कह रहे हैं 5 जज कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपकी नज़र में, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन अग्री और डिसएग्री सर, ऐसा लग रहा है कि 7 जजेस के ऊपर 3 जजेस भारी हो गए, क्योंकि हाई कोर्ट के 5 जजेस और 2 जजेस जिन्होंने उनके साथ इत्तेफाक किया, और जो 3 जिनका मेजॉरिटी फैसला आया कि जजेस का ट्रांसफर सही हुआ है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं नकवी साहब? और इसमें इमरान खान की भी दरखास्त थी, वो भी मुस्तरद हुई सर। जी, मैं तो ये देखता हूँ कि पहली दफ़ा न्यू रिजर्व सीट्स के मसले पे भी यही हुआ है कि नाउ जो 13 रुकनी बेंच थी उसका फैसला जो है वो 11 रुकनी बेंच सुनेगा, और उसके अंदर वो जज भी नहीं थे जिन्होंने ऑथर किया है, जबकि वो बेंच में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया की एक नई तारीख लिखी जा रही है, जो पीसीओ जजेस से ज़्यादा भी घिनौनी है। कि जो कुछ पीसीओ के जजेस मुशर्रफ साहब ने करवाए थे और उसके ऊपर बाद में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। ये अदालतें भी उससे घिनौनी, और मैं समझता हूँ इंसाफ और अदलिया का तकादा कहीं से भी नहीं पूरा हो रहा। इसीलिए हमारी रैंकिंग 142 में से 124 आई है, कोई इम्प्रूवमेंट तो आई नहीं है। लेकिन उनके बजट में 50% इजाफा कर दिया नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट के, जुडिशल काउंसिल के और वजारत कानून के सर।
शुक्र करें वो सेनेटर वाली तनख्वाहों का इजाफा कर देते तो 300% हो जाता। सही कह रहे हैं सर। 21 लाख, सेनेटर एमएनए वाली तो 500% तनख्वाह बढ़ गई। 21 लाख। अल्लाह सबको ऐसी तनख्वाह दे। अब सर, और ये पीटीआई का मुस्तकबिल, इमरान खान के हालात, निकलेंगे खान जेल से, पीटीआई को आज़ादी मिलेगी मुश्किलात से, या हालात 2032 तक ऐसे ही चलेंगे? जी देखिए, एक चीज जो बड़ी वाजे है, पिछले 2-2.5 साल के अंदर, इनफैक्ट अब तो ज्यादा हो गया है, हर किस्म की काविश कर ली गई, हर किस्म का जोर और सितम कर लिया गया, हर किस्म की धौंस लगा दी गई, हर किस्म का फाशिज्म हो गया, जुल्म की इंतहा हो गई, लोगों के घर तोड़ दिए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, औलादों को उठा लिया, औलादों के मरने के ऊपर माँ बाप को आने नहीं दिया। लेकिन एक चीज ऊपर चढ़ती रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी। इमरान खान जेल में भी खतरनाक है, इमरान खान मरने के बाद भी खतरनाक है, और इमरान खान जेल के बाहर भी खतरनाक है। इमरान खान एक हकीकत है। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में तरक्की हो, हम इस मुल्क के चाहने वाले हम भी हैं, वो भी हैं। अगर हम मुल्क के चाहने वाले हैं तो हम मुल्क की तरक्की के भी ख्वाह हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट वरना नहीं आएगा, इससे कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में नहीं आता जहां सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, पहली शर्त है। और सियासी इस्तेहकाम आते हैं जब पोलराइजेशन खत्म होगी। इमरान खान से बात करना हुकूमत वक्त, और जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो ये मजबूरी है, वो माने या ना माने। सर इमरान खान तो अपनी जगह पे डट गई। बिल्कुल ठीक। सर, ईरान इजराइल जंग पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिस्पांस, आप मुतमईन हैं सर? जी मैं तो समझता हूं कि मेरे लिहाज से जो बयान होना चाहिए वो ये कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हम किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे। ये कह Other चुके हैं, than that, we are हमारे standing वजीर with सर कि हम Iran. अपने न्यूक्लियर एसेट शेयर नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आई एग्री विद दैट कि ये हम लोग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे यकीन नहीं रखते, लेकिन इसके अलावा हम जो कुछ मदद कर सकें ईरान की हमें करनी चाहिए। पर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं खुलकर सामने आके करें, या हमें खुलकर करनी चाहिए या तो डिप्लोमेटिकली? मैंने आपसे क्या कहा, मैं बॉर्डर बंद करने के खिलाफ हूं। बलूचिस्तान में पेट्रोल 350 रुपए लीटर हो चुका है नकवी साहब। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, इवन दो कि वीकेंड पे यूनाइटेड नेशंस में भी मीटिंग्स हैं, ओआईसी भी है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि कुछ हो भी सकता है, सीज फायर भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ इजराइल कह रहा है कि हम खामनाई को टारगेट करेंगे, दूसरी तरफ निगोशिएशंस भी चल रही हैं, बमबारी भी चल रही है, इस वक्त भी जंग उरूज पे है सर। कि देखिए, वाज़ेह तौर पे पोजीशंस इख्तियार कर ली गई हैं। इसराइल ने और अमेरिका ने दोनों ने कह दिया कि वी वांट टोटल सरेंडर, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया सरेंडर वी विल नॉट, और करना भी नहीं चाहिए। सरेंडर क्यों करें? अगर आप जिंदा कौम हैं तो वियतनामी कितने अरसे लड़ते रहे, इन्हीं ने अपने सबक भूल गए। वियतकॉन्ग के साथ क्या था, कितनी बार खाई है और फिर छोड़ के गए। अफगानिस्तान में रूस के साथ क्या हुआ, अमेरिका के साथ क्या हुआ। किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होता आज की तारीख में। फौज कितनी होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू जब हो जाएगी फौज के, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द बॉडी बैग्स। रजा पहलवी का खानदान वापस आ सकता है, रिजीम चेंज में इजराइल कामयाब हो सकता है सर? कुछ अर्से के लिए हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अगर आ भी जाएगा, वो कभी, अव्वल तो ऐसे डरपोक लोग आते नहीं है, वरना भागते ही क्यों, रुके रहते, कहते ये मुल्क हमारा है। अब्बा को कर दिया बदर, मलका रुक जाती, बेटा रुक जाता। 1978 में आई थी रेवोल्यूशन, 47 साल हो चुके हैं। जी सर।
सर ट्रंप जब एक जबान से कहता है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब बहुत स्मार्ट इंसान हैं और फिर दूसरे ही जुमले में कहता है कि नरेंद्र मोदी भी बहुत स्मार्ट इंसान है, तो फिर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ओवर स्मार्ट हो रहे हैं। आप अग्री करते हैं सर? नहीं, मैं ओवर स्मार्ट तो नहीं है। ही इज प्लेइंग द रोल विच ही इज प्लेइंग। उसको अमेरिकन इंटरेस्ट शो करना है, अपनी उसने दिखाना है कि जी मेरी मेरी बात हुई है और मैं मेरी बात रखी है। वो अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप कर रहा है। वो बड़े खुश हो गए कि किसी ने कह दिया कि जी ही डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज, तो वो प्रपोजर को उन्हीं ने खाने पे बुला लिया। और आपकी नज़र में सर जो एलामिया आया इस इंपॉर्टेंट मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की, आर यू हैप्पी विद द मीटिंग सर? सर एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी हैप्पी। मैं कोई, देखिए, मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क है, yeah. उसके बाद कोई और बात है। इस वक्त एक पाकिस्तानी फौजी जर्नल को ये एजाज मिला है, हम उसको समझते हैं कि एडमायर करना चाहिए। ये दूसरी बात है कि अंदरूनी मुल्क हमें उसकी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। जी सर, आज हम देख रहे हैं कि 12:55 तक कौमी असम्बली का इजलास चलेगा क्योंकि फाइनेंस बिल पास होना है इस महीने के अंदर ताकि IMF की ये शर्त पूरी की जा सके। और हर कोई इस बजट पे तनकीद कर रहा है, क्या यही जा रहा है कि ये IMF का बजट है और इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपकी नज़र में आने वाला साल क्या गुजरे हुए साल से ज़्यादा मुश्किल होगा सर माशी तौर पर? देखिए, पता नहीं आप, जैसे कि इस मुल्क में स्टैट्स नहीं आती और ना हमने वो KPIs इस मुल्क के अंदर ये है कि जी इन्फ्लेशन कम हो गई तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो वो है, तो वो प्रोग्रेस है। सतह गुर्बत से बहुत बेतहाशा लोग अंदर चले जाएं वो नहीं परेशानी की बात। GDP ग्रोथ रेट की ऐसी तैसी फिर जाए वो नहीं परेशानी की बात। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही। आपकी जो है, जितनी आपकी एग्रीकल्चर जो आपका मेन इंजन ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट फोर्स है, उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ है। आपके ऑल मेजर कैश क्रॉप्स के अंदर आपकी ग्रोथ डबल डिजिट नेगेटिव है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। करेक्ट सर। फ्यूचर यानी डार्क है सर या ब्राइट है? डिपेंड करता है कि बेचने वाला कौन है। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, इनसे अगर असां प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूर ॾिजो, पंहिंजो ख्याल रखिजो। आई विल सी यू ऑन मंडे नेक्स्ट। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।